हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरा चौहान और यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र की सीरीज, जिसमें हमारा चल रहा है सामान्य विज्ञान और इसमें हम कर रहे हैं बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। तो दोस्तों, आज जो करेंगे चैप्टर नंबर 4 है, छोटा सा है, कोशिका नाम है चैप्टर का। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताएगा एंड शेयर करिएगा। प्लस अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट हो ना तो देखिए, मेरे पास कोई व्हाट्सएप नंबर एक्स्ट्रा तो नहीं है, ठीक है। तो आप मुझे ना इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये आईडी डाल दी है इंस्टाग्राम की। तो गाइस, मेल करने से ज़्यादा अच्छा है आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप मुझे बता सकते हैं अगर आपको कुछ भी डाउट है तो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा इंडेक्स। तो पहले हम देखते हैं इंडेक्स, और अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर नंबर 4 है। बाकी के पॉइंट्स भी यानी कि बाकी के टॉपिक्स भी देख लीजिए हमें आगे क्या करना है। तो अगर कुछ भी अच्छा लगता है दोस्तों मेरे चैनल पे तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। तो गाइस, हम पढ़ने जा रहे हैं ना कोशिका। चलिए पहले इसका एक डायग्राम देख लेते हैं, क्योंकि आगे डायग्राम है नहीं, ये मैंने डाउनलोड किया है गूगल से। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है, ये आपकी जो है पूरी की पूरी कोशिका है, ठीक है। कि कोशिका का डायग्राम है। तो कोशिका के जो बाहर का ये वाला सेल है ना, मतलब ये वाली जो भित्ति है, भित्ति बोलते हैं इसको, वॉल है, दीवार है, उसको हम बोलते हैं कोशिका भित्ति, ठीक है। और इसमें और हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो गाइस, ये जो आपको बीच वाला पोर्शन दिख रहा है, ये है आपका केंद्रक। और फिर इसके बाद हमें जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो है अंतः प्राद्रव्य जालिका, ठीक है। तो गाइस, ये जो आपको ये सब दिख रही है ना, ऐसे छोटी 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 कीड़ों की तरह, वो है आपकी अंतः प्राद्रव्य जालिका। अब इसमें क्या होते हैं, कहीं कहीं डॉट 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 ऐसे ऐसे लगे होते हैं ऊपर, ठीक है। वो होते हैं इसमें राइबोसोम्स। देखिए लिखा तो है राइबोसोम्स, हालांकि आपको इसमें समझ नहीं आएगा, बट जैसे कि ये जालिकाएं होती है ना, कुछ इस तरह से मान लीजिए ऐसे ऐसे होती हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से होती है, मैं क्या बताऊँ, ये ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो अच्छी, बट ठीक है जो भी है, इस तरह से होती है। तो इन पे ना ऐसे करके चिपके होते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं राइबोसोम, ठीक है। तो हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया, हमने केंद्रक देख लिया, कोशिका भित्ति देख ली, अंतः प्राद्रव्य जालिका देख ली, इस पे क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। और देखिए एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और है कोशिका झिल्ली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम सब पढ़ेंगे। गोल्जिकाएँ, ठीक है। और ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे है हरित लवक एक, और साइटोप्लाज्म। चलो सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये डायग्राम हम आगे भी देख लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो। फिलहाल मुझे पहले लगा कि ये दिखा देना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, ये रहा चैप्टर। इसमें वो वाला डायग्राम था नहीं, तो मैंने अलग से सोचा कि सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, तभी थोड़ा सा आइडिया लगता है कि हम क्या करने जा रहे हैं। अब जो इसने कहा कि कोशिका होती है ना, देखिए हम कहते हैं ना कि सबसे छोटी इकाई शरीर की क्या होती है, कोशिका, मतलब वो शुरुआत ही कोशिका से होती है, ठीक है। तो ये क्या है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है किसकी, जीवधारियों की, ठीक है। तो इसमें लिखा है, इसमें प्रायः क्या है, स्वतः जनन की क्षमता होती है, यानी कि जो जनन होता है वो अपने आप, मतलब ये अपने आप ही एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, ऐसे मतलब तीसरी से ऐसे बढ़ती जाती है। अब लिखा है कोशिका सिद्धांत जो है आपका स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया। तो इन दोनों का नाम आपको पता होना चाहिए कि सेल थ्योरी किसकी है, ये है आपकी स्लाइडेन और स्वान की, ठीक है। इन्होंने प्रतिपादित किया सिद्धांत को। अब इसने कहा जीवधारियों में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। इससे पहले हमने देखा था 5 किंगडम देखे थे हमने। तो गाइस, उसमें आपने देखा होगा ना कि ऐसे था, एक था मोनेरा, एक था प्रोटेस्टा, फिर हमने पढ़ा था कवक, फिर हमने पढ़ा था पादप। पांच टाइप के थे ना, तो पादप और जंतु था। तो हमने देखा था मोनेरा और प्रोटेस्टा क्या थे आपके, दोनों के दोनों हमने देखे थे यूकैरियोटिक कोशिकाएं थी, ठीक है। चलिए फिर हम अब बढ़ते हैं, सॉरी यूनिक प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं थी। तो गाइस, यहाँ लिखा है प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब देखो, हमने बहुत सारी चीज़ें अभी देखी, जैसे कि अभी हमने उस डायग्राम में केंद्रक देखा था, उसी में होता है केंद्रक कला भी होता है, उसी में केंद्रिका भी होता है, कलायुक्त तो कोशिकांग भी होते हैं। कोशिकांग मतलब हो गए कोशिका के अंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना, अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, तो ये सारी प्लस और भी बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। ये क्या होती है, इत्यादि नहीं पाई जाती हैं। यानी कि दो टाइप के हैं। देखिए, हमने जो मोनेरा प्रोटेस्टा पढ़ा था, दोनों के दोनों प्रोकैरियोटिक थे, और इन दोनों में क्या होता है, ये सारी चीज़ें नहीं होती, मतलब केंद्रकला, केंद्रिका, केंद्रयुक्त कोशिकांग की ये सारी चीज़ें नहीं होती। इसके अलावा भी बहुत कुछ नहीं होता। अब इसमें कहा है जो अनुवांशिक पदार्थ इसमें पाया जाता है। देखिए, अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है,
डीएनए आरएनए, ये तो सबको पता होगा। परंतु इसमें क्या होता है, डीएनए आरएनए के संग जो है ना हिस्टोन डीएनए या आरएनए, ठीक है, तो जो भी है, तो इसमें जो अनुवांशिक पदार्थ है उसके संग हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि अनुवांशिक पदार्थ के संग इसमें क्या है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। इसमें क्या है, राइबोसोम अभी हमने देखा था, जो हमने अंतःप्राद्रव्य जालिका देखी थी, हमने कहा था इसके ऊपर ऐसे चिपके होते हैं, ठीक है, तो ये राइबोसोम्स होते हैं। तो हमने कहा इसमें जो राइबोसोम्स है ना वो उपस्थित होते हैं, और इस प्रकार की कोशिकाएं किसमें आपको मिलेगी, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, और दूसरा इसने लिखा है नील हरित शैवाल, इसमें मिल जाएगी। तो चलिए, ये तो बहुत छोटी सी बात थी। अब बात करेंगे सेकंड वाली, जो कि है यूकैरियोटिक कोशिका दो प्रकार की, प्रोकैरियोटिक अभी हमने पढ़ ली, यूकैरियोटिक अब हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, पूर्णतः विकसित केंद्रक होता है, केंद्रिका होती है, कलायुक्त कोशिकाएं, ये सारी चीजें उसमें उपस्थित होती हैं, ठीक है। ऊपर वाले में नहीं थी, इस वाले में ये है। तो इसमें क्या है, जो है हिस्टोन प्रोटीन, ऊपर वाले में हमने देखा था नहीं है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। तो ये जो कोशिकाएं हैं पेड़ पौधों में, जंतुओं में और कुछ शैवाल इत्यादि इन सब में पाई जाती है। मतलब जो हम में है, अगर मनुष्य की भी बात करें तो कौन सी कोशिकाएं मिलेंगी आपको, यूकैरियोटिक, ठीक है। और भी जंतु है उसमें भी यूकैरियोटिक, पेड़ पौधों में यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक हमने किस में देखा, जीवाणु में देखा, नील हरित शैवाल में देखा। अब देखिए गाइस, ये भी है शैवाल, तो इसने कहा नील हरित शैवाल एक अलग शैवाल है, उसके अलावा भी बहुत टाइप के शैवाल होते हैं, तो इसने कहा कुछ शैवालों में आपको ये भी मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ लिखा है पादप कोशिका, मतलब पेड़ पौधों की जो कोशिका होती है जंतु कोशिका से भिन्न होती है, ठीक है। कैसे, तो इसमें क्या होता है, इसके जो पादप कोशिका होते हैं ना, उसकी जो कोशिका में बाह्य आवरण यानी कि बाहर की तरफ एक वॉल होती है, वॉल मतलब एक दीवार होती है, उसको हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उसकी जो बाहर वाली वॉल होती है ना, उसको हम कोशिका के, जो कोशिका होती है उसमें, तो कोशिका के बाहर एक वॉल होती है यानी कि दीवार होती है, उसको हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। तो ये पेड़ पौधों में पाई जाती है, और ये किस चीज़ की बनी होती है, ये होती है आपकी सेल्यूलोज की। तो गाइस इतनी बात आपको पता होनी चाहिए कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से अलग क्यों है, क्योंकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, और किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसने कहा जंतु कोशिका में क्या होता है, कोशिका भित्ति का अभाव होता है, यानी कि नहीं पाई जाती। इसके अलावा जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होता है। हरित लवक का क्या काम होता है, हरित लवक जैसे आप देखते हैं ना, पेड़ पौधे हरे होते हैं, तो ये इसकी वजह से हरे होते हैं, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसकी वजह से हो जाती है, उसकी वजह से पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं। तो जंतुओं में तो ये सारी चीज़ें नहीं होती, तो ये देखिए, तो इसकी वजह से क्या है, इसमें जो हरित लवक नहीं पाया जाता जंतु कोशिकाओं में, लेकिन वही जो है पादप कोशिका है उसमें पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली। चलो पहले डायग्राम देखते हैं। तो गाइस ये पूरी कोशिका है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है कोशिका झिल्ली, ठीक है। यहाँ पे तो कोशिका झिल्ली को इसने क्या कहा, पादप झिल्ली, सॉरी प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य का मतलब क्या है, जैसे कि एक झिल्ली है, ठीक है। तो यहाँ पे A, B, C 3 पदार्थ हैं, 3 टाइप के लिक्विड है मान लीजिए, ठीक है। अब इसने कहा कि भैया इस जो झिल्ली है ना, वो बी और सी को तो पास कर देगी दूसरी साइड, लेकिन ए को नहीं करेगी। तो ये पारगम्य है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। पारगम्य मतलब कि एक चीज़ इधर से उधर जा सकती है, ठीक है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। अर्धपारगम्य झिल्ली है। तो ये क्या है, आपकी अर्धपारगम्य झिल्ली है, जो प्रत्येक सजीव कोशिकाओं के जीव द्रव को घेरे रहती है, मतलब जीव द्रव। तो गाइस देखिए, ये जो है ना, ये डॉट 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 डॉट, ये सारे द्रव है, ये जो अंदर है ना, ये सब द्रव है, तो ये जीव द्रव है। तो इस जीव द्रव को घेरने का काम किसने करा है, ये कोशिका झिल्ली, जो कि क्या है, अर्धपारगम्य है। लिखा है रॉबर्टसन 1959 द्वारा प्रस्तुत अवधारणा के अनुसार कोशिका झिल्ली की बाहरी एवं भीतरी परतें जो है प्रोटीन और उसके तथा मध्य में क्या है, लिपिड द्वारा निर्मित। मतलब इसने बोला जो ये कोशिका झिल्ली है ना, वो ऐसे बनी है, यहाँ और बीच में कुछ भरा हुआ है। मतलब इसने कहा जो ये वाले 2 लाइन है ना, यानी कि ये जो परतें हैं, ये किसकी होती हैं, प्रोटीन की होती हैं, और जो बीच में ये भरा हुआ है ना, वो क्या होता है, लिपिड होता है। तो ये किसने कहा, रॉबर्टसन ने कहा कि दोनों साइड क्या होती हैं, दीवार होती है, यानी कि परतें होती है प्रोटीन की, और बीच में लिपिड होता है। चलिए आगे बढ़ते। तो इसने कहा वर्तमान में सिंगर और निकोलसन 1972 द्वारा अब इन्होंने अलग अवधारणा दी है, जो कि क्या है, सर्वाधिक मान्य है। तो अब इन्होंने क्या कहा कि जो कोशिका झिल्ली है ना, वो इसमें 2 परतें तो होती हैं, लेकिन ये किसकी होती है, आपकी फास्फोलिपिड की होती है, और बीच में क्या भरा होता है, प्रोटीन। और इससे पहले वाले में जस्ट उल्टा बोला था कि इधर और इधर भाई जो
परतें होती हैं वो प्रोटीन की होती हैं और बीच में क्या होता है, लिपिड होता है। तो दोनों क्या हो गया, एक दूसरे से ऑपोजिट हो गया। और लेकिन जो सर्वमान्य है वो कौन सी है, सर्वाधिक मान्य कौन सी है, यही वाली है, सिंगर निकोलसन 1972 में इन्होंने ये अवधारणा दी थी कि दोनों साइड जो होती है वो होती है फास्फोलिपिड और बीच में क्या होती है, प्रोटीन होती है। तो इस तरह से क्या बनी है आपकी कोशिका झिल्ली। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें लिखा है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में अंतःद्रव्यीय जलिका और जो है राइबोसोम की भूमिका सर्वाधिक है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अंतःद्रव्यीय जलिकाएं हमने देखी थी और उसके ऊपर राइबोसोम, ये दोनों चीज़ हमने देखी थी। वो मैंने कहा था जो कीड़े जैसे देख रहे हैं, एक्चुअल में वो ऐसे बनते हो, मान लीजिए ऐसे है, मैं थोड़ा सा बना तो सकती हूँ गाइस, एकदम से तो अच्छा नहीं बनेगा मुझसे। ठीक है, तो जो बनेगा वो हम देख लेते हैं। चलिए ऐसे करके कुछ बने होते हैं और ऐसे करके ये जो पूरी की पूरी लाइन है ना, मतलब ये आगे बढ़ती जाती है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ती है। और इस पर छोटे छोटे डॉट जो होते हैं, ये तो आपकी हो गए अंतःप्रादिव्य जलिका, और जो डॉट होते हैं इसके ऊपर छोटे छोटे अगर सपोज हैं तो वो होते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, तो ये दोनों किस चीज़ के लिए महत्वपूर्ण है, वो ये दोनों किसके लिए है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब एक चीज़ और देख लेते हैं। तो कहीं कहीं क्या लिखा होता है ना कि अंतःप्रादिव्य जलिका की जगह लिखा होगा ER, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी आपको इंग्लिश में पता होना चाहिए, ER, राइट। चलो, तो इसने कहा है एक अंतःद्रव्यीय जलिका की कला से राइबोसोम लगे होते हैं। वही हमने कहा राइबोसोम इसके ऊपर चिपके होते हैं। ये राइबोसोम क्या है, प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण स्थल है, मतलब यहीं पे क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, मतलब प्रोटीन का निर्माण यहीं पे होता है। ठीक है, अब तो हमने क्या कहा कि राइबोसोम को क्या बोल दिया, इसने प्रोटीन की फैक्ट्री बोल दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट इसमें है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो गाइस इसमें देखिए क्या लिखा है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए ये है आपकी सारी अंतःप्रादिव्य जलिका और इसके ऊपर छोटे छोटे डॉट 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 लगे होंगे राइबोसोम। यहीं पे प्रोटीन का ये प्रोटीन संश्लेषण स्थल है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की क्या बोलते हैं, फैक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो इसमें क्या कहानी लिखी है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल को छोड़कर से सभी सजीव पादप और जंतु कोशिकाओं की कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव वही थी हमने जो डॉट 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 बताया था वही। ठीक है, तो कोशिका द्रव में बिखरे हुए कलायुक्त कोशिकांग है, मतलब ये क्या है, पूरा माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पूरे कोशिका द्रव में क्या होता है, बिखरा हुआ होता है। ठीक है, अब इसमें लिखा है श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव एवं क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। मतलब इसने कहा श्वसन की जो क्रिया है वो कहाँ हो रही है, संपन्न कोशिका द्रव में और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न हो रही है। ठीक है, अब इसने कहा जो है श्वसन है, श्वसन से संबंधित प्रारंभिक जो क्रियाएं हैं वो कहाँ होती है, कोशिका द्रव में होती है, लेकिन शेष सभी जो क्रियाएं होती हैं वो किस में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। चूंकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब श्वसन क्रिया हो रही है तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो है, मतलब स्टार्ट तो होगी श्वसन क्रिया, ठीक है, प्रक्रिया पूरी स्टार्ट होगी, लेकिन अंतिम चरण में क्या होती है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है। ठीक है, इसलिए हम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, कोशिका का श्वसनांग या फिर हम कह सकते हैं पावर हाउस। तो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस, यहीं से सबसे ज़्यादा ऊर्जा निकलती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। अब इसमें लिखा है कोशिकीय श्वसन, जो कोशिकीय श्वसन हो रहा है ना, उसमें अधिकतम एटीपी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। एटीपी की जो फुल फॉर्म है गाइस वो है आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये आपको फुल फॉर्म इसके पता होनी चाहिए एटीपी की। चलिए, तो इसने कहा कोशिकीय श्वसन में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्या बोलते हैं, क्रेब्स चक्र है। क्या बोलते हैं हम, क्रेब्स चक्र बोलते हैं। और ये चक्र जो है कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। और देखिए इसकी जो खोज है वो किसने करी थी, हैंस क्रेब्स ने करी थी। कब करी थी, 1937 में करी थी, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, क्रेब्स चक्र हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्या है आपका, क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे तो गाइस पहले जान लेते हैं क्लोरोप्लास्ट क्या है। ये क्या है, एक वर्णक मतलब जो क्लोरोप्लास्ट है ये पत्तों के हरे रंग का कारण है। जो पत्ते हरे कलर के होते हैं उसका कारण क्या है, क्लोरोप्लास्ट। चलिए पढ़ते हैं। तो इसने कहा क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, जो सौर ऊर्जा होती है ना, जो सूर्य से ऊर्जा आ रही होती है वो क्या करता है, उसको बदल देता है, किसमें, एटीपी में बदल देता है। ठीक है, अब इसने कहा क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक पादप का
जो पादप है उसका कोशिकांग है, कोशिका का अंग कोशिकांग, और जिसमें क्या है पर्णहरित या फिर क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, यही पत्तों के हरे रंग का कारण भी होता है। ठीक है, एक तीसरी बात, ये क्या करता है, सौर ऊर्जा को एटीपी में बदल देता है। एटीपी, पौधे की जो ऊर्जा होती है वो एटीपी ही है। और ये कहाँ होती है एटीपी, आपको माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, जो है पादप का या कोशिका का क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ना गाइस, गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी बोलते हैं, गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी की बात करेंगे। ठीक है, तो जो आपका ये होता है ना अंतर प्रादिद्वीप जलिका, इसी को जब आगे बढ़ाते जाते हैं ना तो आपको वहीं पे ऐसा ही उसी संरचना में आपको गोल्जी काय अलग से टूटा हुआ मिल जाएगा। मतलब ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, उसके बाद जो एंड में मिलेगा आपको गोल्जी काय मिल जाएगा। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्जी उपकरण, ये सब एक ही बात है, एक ही नाम है, एक दूसरे ये इसी को कहते हैं। ठीक है, इसका जो सर्वप्रथम अन्वेषण है वो कैमिलो गोल्जी तो ने 1898 में किया था, इन्हीं के नाम पे हो गया गोल्जी काय। ठीक है, या गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। इसके क्रियात्मक इकाई को हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं। बस इसकी और कहानी कुछ नहीं है। अब है लाइजोसोम, तो लाइजोसोम भी वैसे ही कुछ है। तो ये क्या है, कोशिका की क्या है, आपकी आत्मघाती थैली यानी कि सुसाइड बैग है। मतलब कोशिका को मरने के लिए या ख़त्म होने के लिए कहाँ वो जाती है, कोशिका लाइजोसोम में जाती है। मतलब कोई भी कोशिका खराब होने के बाद मरने, ख़त्म होने, गायब होने के लिए कहाँ जाती है, लाइजोसोम में जाती है। इसी को हमने सुसाइड बैग बोल दिया या आत्मघाती थैली बोल दिया, किसकी, कोशिका की। तो इसमें क्या है, बहुत से एंजाइम होते हैं, यानी क्या एंजाइम होते हैं, जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं जो अम्लीय माध्यम से कार्य करते हैं। मतलब इसका काम ये होता है कोशिका को एकदम से खत्म करना। ठीक है, तो ये एंजाइम क्या है, लाइजोसोम की कला के, लाइजोसोम है उसकी कला जब फट जाती है उसके बाद क्या होते हैं, ये बाहर आ जाते हैं एंजाइम। ठीक है, और कोशिका के सभी घटकों को जल अपघटन की क्रिया द्वारा क्या करते हैं, पचा लेते हैं। मतलब ये एंजाइम जो गोल्जिकाएं फटती हैं उसमें से एंजाइम बाहर आते हैं, कोशिका की जितनी भी घटक होते हैं उसको ये क्या करते हैं, पचा लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, मतलब कोशिका को एकदम से खत्म कर देते हैं। तो इसमें लिखा है केंद्रक हमने देखा था सेंटर में था। तो केंद्रक की जो खोज है सर्वप्रथम किसने करी है, रॉबर्ट ब्राउन ने करी है, 1831 में की है। और एक कोशिका में प्रायः क्या होता है, एक केंद्रक होता है। मतलब एक सेल की अगर एक कोशिका की बात करें तो एक केंद्रक होता है। तो इसमें कहा है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में इसे जो है कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहते हैं। यानी कि केंद्रक किसने कहा, जो केंद्रक है ना, देखिए केंद्रक हमने दो टाइप की कोशिका थी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक थी। तो हमने कहा था प्रोकैरियोटिक में तो केंद्रक होता ही नहीं है, तो किस में होता है, सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक में होता है। तो यूकैरियोटिक में जो केंद्रक होता है वो क्या करता है ना, कोशिका को नियंत्रण करने का काम करता है। मतलब उसमें जितने भी फंक्शन हो रहे हैं उन सबको नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, आपका केंद्रक करता है। तो इसमें क्या है, अनुवांशिक पदार्थ यानी डीएनए पाए जाने के कारण इसका प्रमुख कार्य क्या है। देखिए अब इस केंद्रक में आपको क्या मिल जा रहा है, डीएनए हो रहा है, मिल रहा है। ठीक है, इसी में क्या है, आपको डीएनए मिल गया। तो इस केंद्रक का प्रमुख कार्य क्या हो गया कि जो जीवों में पैतृक लक्षण होते हैं ना, यानी कि माँ बाप के जो लक्षण होते हैं वो माता पिता से कहाँ पहुँचाने का काम करता है, संतान में पहुँचाने का काम करता है। तो ये काम मेनली किसका है, आपका केंद्रक का है, क्योंकि उसमें डीएनए यानी कि जो अनुवांशिक पदार्थ है पाया जाता है। चलिए डीएनए की खोज की बात कर लेते हैं। तो ये किसने करी थी, फ्रेडरिक मिशर ने करी थी, 1869 में की थी। तो डीएनए का जो है डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स मतलब आपने ऐसे देखा होगा, ऐसे होता है डीएनए। तो ये 1 और 2, ठीक है। डबल हेलिक्स जो मॉडल है वो जेम्स वॉटसन ने और फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। तो यानी कि यहाँ पे आपको 3 नाम याद रखने हैं कि इसकी खोज किसने करी, तो फ्रेडरिक मिशर ने करी थी, लेकिन इसका जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है डीएनए क्या है, एक अनुवांशिक पदार्थ है। तो ये क्या करता है, जीवों के लक्षणों की संकेत सूचना को जन्म पत्री की भांति क्या करता है, जनक से संतान में ले जाने का काम कौन करता है, डीएनए। अब लिखा है कि ये जो है नाभिक यानी कि जो हमारा न्यूक्लियस है, यानी कि जो केंद्रक है, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है और हरित लवक कोशिकांक में भी पाया जाता है। ठीक है, यानी कि एक तो नाभिक में ही मिल रहा है, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में मिल रहा है, उसके बाद हरित लवक कोशिकांक में भी मिल रहा है। ठीक है, डीएनए। चलिए अब इसने लिखा मनुष्य जो है एक लिंगी प्राणी है, एक लिंगी या तो नर या फिर मादा। तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 23 जोड़ी है। 23 जोड़ी का मतलब हो गया 23 + 23 यानी कि 46। ठीक है, जोड़ी
23 प्लस 23 46। तो यानी कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है 46 है। अब देखिए पुरुषों में बात करें तो देखिए 46 में क्या होता है पुरुष, और महिला में अगर बात करें तो पुरुषों में कैसे होता है 44 ऑफ ये है सॉरी मेल लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ लिख देते हैं फीमेल। तो 44 गुणसूत्र तो दोनों में एक जैसे होते हैं। लेकिन जो 45 और 46 वाली की बात करें, यानी कि जो सबसे लास्ट वाला जोड़ा है ना, देखिए 22 जोड़े तो एक जैसे होते हैं, ठीक है। लेकिन जो एक आखिरी जोड़ा होता है उसमें देखिए पुरुषों में होता है XY, और जो महिला होती हैं उनमें होता है XX, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर आगे समझेंगे। तो इसने कहा पुरुष में क्या होता है 44 प्लस XY होता है, स्त्री या फीमेल में क्या होता है 44 प्लस XX होता है, ठीक है। तो पुरुष तथा स्त्री में 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 44 जो गुणसूत्र होते हैं उसको बोलते हैं ऑटोसोम्स। क्या बोलते हैं ऑटोसोम्स बोलते हैं। लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है, यानी कि जो पुरुष में XY होता है और महिला में जो XX होता है, उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं लिंग गुणसूत्र बोलते हैं। यानी जो बच्चा होने वाला है उसके लिंग का निर्धारण इन्हीं से होगा, पुरुष के XY से होगा या महिला के XX से होगा, ठीक है। चलिए अब इसमें लिखा है जनक, जनक यानी कि माता पिता से जिस संतान को XY गुणसूत्र मिले, मतलब देखिए ये 44 तो मिल ही जाएंगे। अगर कोई बेबी होने वाला होगा ना, अगर कोई बच्चा होने वाला होगा तो ये 44 तो एक जैसे ही, तो 44 तो मिलेंगे ही। अब देखिए अब ये प्लस में अगर XY गुणसूत्र मिल गया, इस बच्चे को अगर XY गुणसूत्र मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बेबी बॉय हो जाएगा, यानी कि लड़का हो जाएगा। वहीं अगर XX गुणसूत्र मिल गया, यानी कि XY की जगह XX गुणसूत्र मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा बेबी गर्ल हो जाएगी, ठीक है, यानी कि लड़की हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब गाइस ये सिर्फ एक IAS का क्वेश्चन है, कुछ 2001 या 2002 में आया हुआ था, तो उसकी बस व्याख्या का ये लिखा है। तो ये आपको नहीं भी समझ में आए तो इतना टेंशन मत लीजिएगा, IAS लेवल का है, हम PCS लेवल के हैं, ठीक है। कई चीज़ें IAS की PCS की बहुत डिफरेंस है। इसमें लिखा है प्रक्रमित कोशिका मृत्यु में कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को एपोप्टोसिस कहते हैं, और ये भ्रूणीय विकास यानी कि डेवलपमेंट और क्या है अंग के प्रति विकास के समय होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन आंसर करते हैं, उस पर ध्यान इतना नहीं देते। अब इसमें लिखा है नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है। तो हमने कहाँ पढ़ा था गाइस, नाभिक में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सिंपल था। तो देखिए नाभिक के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया या हरित लवक नामक कोशिकांग में DNA पाया जाता है, जो कि क्या है एक अनुवांशिक पदार्थ है। जीवों के लक्षणों की संकेत सूचनाओं को जनपत्री की भांति जनक से संतान में ले जाता है। और DNA की खोज किसने करी, फ्रेडरिक मिशन ने करी, 1869 में करी थी। लेकिन इसका जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो किसने, जेम्स वॉटसन ने दिया था और फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें लिखा है सौर ऊर्जा ATP में बदलती है, किसके द्वारा बदलती है। तो गाइस हमने अभी पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट के द्वारा बदलती है, वेरी सिंपल, इसमें भी कुछ नया नहीं था। तो क्लोरोप्लास्ट का है एक कोशिकांग है जिसमें पर्णहरित या फिर क्लोरोफिल नामक क्या होता है एक यौगिक होता है, यानी कि प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। तो ये वर्णक जो है आपके पत्ते के हरे रंग का कारण है, क्या, क्लोरोप्लास्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बोला, तो ये वाला सही। इसने कहा जो विषाणु है, विषाणु यानी कि वायरस, सम एकल तंतु, देखिए आइए इसका, तो सम एकल तंतु RNA अणु से बने होते हैं। देखिए RNA क्या है गाइस, ये अनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है। तो जो वायरस होते हैं ना उसमें DNA की जगह क्या होता है, RNA होता है। जब आप कोरोना वायरस की भी बात करते थे तो भी आपने ये बहुत सुना होगा, न्यूज़ में पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो इसमें लिखा है पादप विषाणु अविकल्पी परजीवी होते हैं, ठीक है, जो कि सिर्फ पोषी कोशिकाओं के अंदर ही वृद्धि और क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। इसमें केवल एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, यानी कि DNA या RNA इन दोनों में से पाया जाता है, जो कि द्विवल्यक या फिर एक वल्यक होता है, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल एक क्या है, प्रोटीन आवरण द्वारा घिरा होता है, बस इसमें कुछ भी नहीं है। तो गाइस आगे है साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं, तो या तो आप कह दीजिए 23 जोड़ी होते हैं या टोटल हो गए आपके 46, तो जो भी आंसर में हो। तो यहाँ पे है 46।
तो दोस्तों देखिए, ये व्याख्या हम पूरी की पूरी अभी पढ़ के आए हैं, तो इसको हम स्किप करते हैं, टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ पे लिखा मानव शरीर की, ये भी क्वेश्चन हो गया रिपीट, इसका आंसर भी आप खुद देखिए। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? देखिए हमारा आंसर लिखा है उत्परिवर्तन। देखिए उत्परिवर्तन आपने कोरोना वायरस के टाइम में भी बहुत ज़्यादा सुना होगा, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में म्यूटेशन। देखिए इसमें लिखा है कि म्यूटेशन का मतलब वो वायरस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने आप में बदलाव ले आ रहा था और नया वायरस पैदा हो जा रहा था। तो देखिए एक ही प्रजाति की मतलब प्रजातियों की विविधता बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये क्या होती है गाइस, ये किस लिए होता है विविधता? तो ये क्या है, जीवों में अत्यधिक विविधता, म्यूटेशन होगा, कुछ जरा सी चीज़ चेंज होगी, एक नया वायरस, उस नए वायरस में कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी तो एक और नया वायरस, ऐसा। तो ये क्या है, ये उत्परिवर्तन होता है। वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया, इसे बोलते हैं हम नव डार्विनवाद। ठीक है, आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार क्या है, जीनों में साधारण परिवर्तन के उपरांत नए जीव बनते हैं। ठीक है, यही आपने कोरोना वायरस के टाइम बहुत सुना होगा कि उस कोरोना वायरस में चेंजेस आ रहे हैं, क्या म्यूटेशन हो रहा है, नया कोरोना वायरस आ जा रहा है, ये ऐसा कुछ। ठीक है, जिसमें क्या है विभिन्नताएं बढ़ जाती हैं और इन परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन स्पष्टता क्या है, वंशागत होते हैं और ये पीढ़ियों में वर्ण द्वारा नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है, कुछ नहीं है, आप लोगों ने ये पहले से ही पढ़ रखा है। चलिए लिखा है निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? देखिए लिंग गुणसूत्र हमने क्या पढ़ा था अभी, मनुष्य में जो हमने पढ़ा था, हमने कहा था 22 जोड़े तो हटा ही दो। ठीक है, दोनों में जो 23वां जोड़ा होता है, यानी कि पुरुष में XY होता है और 23वां जोड़ा जो स्त्री में होता है वो XX होता है, ये होता है आपका लिंग गुणसूत्र, जिससे कि आगे जो बच्चा जन्म लेने वाला होता है उसके लिंग का निर्धारण होता है कि वो लड़का होगा या लड़की। तो इसने कहा ये लिंग गुणसूत्र किसमें नहीं होते? तो आंसर देखिए, चीता में होते हैं, बंदर तितली इन सब में होते हैं, छिपकली में नहीं होते। तो छिपकली की अनेक प्रजातियों सहित क्या अनेक सरीसृप जो रेप्टाइल्स है उसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। इसमें लिंग निर्धारण कैसे होता है, पर्यावरणीय ताप से होता है। पर्यावरणीय ताप का उस पर डिपेंड करता है कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। देखिए ये भी होता है। चलो, पादप कोशिका जंतु कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न है? हमने कहा था उसमें क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। तो क्या आंसर है हमारा, कोशिका भित्ति। तो बस यही है कि दोनों अलग होते हैं, इसमें क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है, किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। इसके अलावा जो हरे पौधे हैं वो कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। हरित लवक से उसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, यानी पेड़ पौधों का कलर जो होता है ग्रीन होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी हेल्प करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण जंतु में तो नहीं होता है, पौधों में ही होता है। अब इसमें लिखा है जंतु कोशिका में निम्न में से अनुपस्थित होता है। तो क्या अनुपस्थित होता है? तो गैस यही हो गया, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, किसमें होती है, पादप कोशिका में होती है, और वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। इसमें लिखा है जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस होता है? तो हमने कहा था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, सौर ऊर्जा को किस में बदल देता है, ATP में बदल देता है। ये क्या है आपका, पावर हाउस है। ठीक है, सी आंसर है हमारा। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु और क्या होता है आपका, नील हरित शैवाल दोनों को छोड़कर जितने भी पादप या जंतु कोशिका है उसमें पाया जाता है। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। जो प्रारंभिक श्वसन क्रिया होती है वो आपकी कोशिका द्रव में होती है, और जो अंतिम मतलब आगे बढ़ते बढ़ते अंतिम रूप लेती है वो कहाँ पे लेती है, माइटोकॉन्ड्रिया में लेती है। जिस वजह से क्या होता है, हम माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है सबसे लास्ट में। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का श्वसनांग कह सकते हैं, या फिर हम उसे कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं सेल, सेल्स का क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल। तो लिखा है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को जो है कोशिका, तो ये हो रहा है रिपीट, आप खुद पढ़िए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? तो ये भी हो गया गाइस रिपीट। शक्ति स्रोत कह सकते हैं या पावर हाउस कह सकते हैं, एक ही बात है। यहाँ लिखा है प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। देखिए प्लाज्मा झिल्ली हमने कहाँ देखा था, वो जो कोशिका भित्ति थी अंदर वाली साइड जो थी वो आपकी प्लाज्मा झिल्ली थी, और इसके अंदर इसमें कोशिका द्रव था। इसने कहा उसी के बाहर रहती है। ठीक है, तो इसने कहा जो प्लाज्मा झिल्ली हमने पढ़ा था इसमें 2 वॉल्स होती हैं जो कि प्रोटीन की बनी होती है, और बीच में क्या होता है, लिपिड होता है। या फिर दूसरी अवधारणा ये थी कि 2 साइड होती हैं, वो लिपिड की होती हैं, और बीच में क्या होता है, प्रोटीन होता है। यानी कि हमें पता है ये और ये लिपिड और प्रोटीन है, कोई भी आप मान लीजिए, तो A और B है आंसर।
तो इसने लिखा है जो प्लाज्मा झिल्ली होती है ये क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है और प्रत्येक सजीव कोशिकाओं के जीव द्रव को ये घेरे रहती है। अच्छा, रॉबर्टसन क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भैया दो ऐसे प्रोटीन की लेयर होती है, उसके बीच में क्या होता है, लिपिड होता है, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान में जो सबसे ज़्यादा मान्य है वो ये है आपका सिंगर और क्या है, निकोलसन। इनकी अवधारणा है, वो क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो दो बॉल्स होती हैं वो आपकी किसकी होती है, फास्फोलिपिड की होती है, और बीच में इसके क्या होता है, प्रोटीन भरा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो इसने कहा प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांग में से किसकी भूमिका सबसे अधिक होती है। तो हमने पढ़ा था ER यानी कि ये अंतः द्रव्यीय जलिका, और उसके ऊपर चिपके होते हैं आपके राइबोसोम्स, ठीक है। तो ये हो गया आंसर बी, वेरी सिंपल। इसमें लिखा है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में अंतः द्रव्यीय जलिका यानी कि प्लाज्मिक रेटिकुलम और क्या होता है, राइबोसोम की भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसने कहा कि जो ये आपका ER होता है ना, यानी कि ये तो ER है, इसकी कला से राइबोसोम लगे होते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का क्या होते हैं, निर्माण स्थल होता है, यानी कि राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर के किस अंग में जो है लसिका कोशिकाएं बनती हैं। लसिका कोशिकाएं किस में बनती है, तिल्ली में। एक्चुअल में क्या है, ये जो क्वेश्चन है इसकी व्याख्या हमने जो है अभी नोट्स में नहीं पड़ी। चलो ये हमारे लिए कुछ नया आ गया। तो इसमें क्या, लसिका कोशिका जो है आपकी एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिका यानी कि WBC बोलते हैं, ठीक है, जिसका निर्माण लसिका ग्रंथि, तितली, थाइमस ग्रंथि और क्या है, अस्थिमज्जा द्वारा किया जाता है। तो इसने कहा जो लसिका कोशिका है क्या होती है, WBC होती है एक प्रकार की, और इसका निर्माण कहाँ हो रहा है, लसिका ग्रंथियों में हो रहा है, तिल्ली में हो रहा है, थाइमस ग्रंथि में हो रहा है और अस्थि मज्जा में हो रहा है। तो इसमें कहा बी लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट लसिका कोशिकाओं की दो प्रमुख प्रकार हैं। यानी इसने कहा दो टाइप की होती हैं लसिका कोशिका, एक हो गया बी लिम्फोसाइट, एक हो गया T लिम्फोसाइट। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन का आकार बहुत ही बड़ा है, चलिए देखते हैं। तो इसमें लिखा है स्तंभ कोशिका अनुसंधान के, देखिएगा ये जो है स्तंभ कोशिका एकदम से ही नई चीज़ है जो हमने अभी नोट्स में नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि हम यहाँ बात करने जा रहे हैं स्तंभ कोशिका की, यानी कि इसको बोलते हैं स्टेम सेल्स, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टेम सेल्स। चलो तो स्टेम सेल्स क्या है, इसमें लिखा है बीज। चलो ये सब बेकार की बातें हम यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। उसको पढ़ के भी हम हौच-पौच ही करेंगे, हम व्याख्या पढ़ते हैं, स्टेम सेल्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए स्तनधारी है, उसमें क्या है, मोटे तौर पर दो प्रकार के स्तंभ कोशिकाएं होती हैं। एक होता है भ्रूणीय स्तंभ कोशिका, एक होता है वयस्क स्तंभ कोशिका। यानी कि एक भ्रूण स्तर पे होता है, जब मतलब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो स्टार्टिंग में क्या होता है, भ्रूण होता है, तो उस स्तर पे आपको स्टेम सेल्स मिल जाएंगे। और एक वयस्क स्टेम सेल्स, वयस्क वाली स्टेज आ जाएगी तब स्टेम सेल्स होगी। तो इसमें क्या, भ्रूणीय जो स्तंभ कोशिकाएं होती हैं उसमें वो क्या है, बीज पुटी अवस्था से व्युत्पन्न होती है, ठीक है। मतलब जब भ्रूण बनता है उसके एक हफ्ते तक की कहानी है, तभी आपको ये कोशिकाएं मिल जाएंगी, ठीक है। जबकि वयस्क कोशिका विभिन्न ऊतकों में पाई जाती हैं, ठीक है। तो वर्तमान में ऐसा कोई स्रोत नहीं है जिससे भ्रूण या बीज पुटियों को नष्ट किए बिना नई मानव भ्रूण स्तंभ कोशिका प्राप्त की जा सके। यानी कि अगर आपको स्टेम सेल्स, देखिए स्टेम सेल्स क्या होते हैं ना, आजकल आपने सुना होगा कि किसी को कैंसर हो जा रहा है, किसी को कोई बीमारी हो जा रही है, किसी को कोई बीमारी हो जाए, तो स्टेम सेल्स, देखिए कैंसर में नॉर्मली क्या होता है, कोशिकाएं आपकी खराब होने लगती है। तो स्टेम सेल्स एक ऐसे सेल्स होते हैं जिसके यूज से उस कोशिका का दोबारा से निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए स्टेम सेल्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये मिल कहाँ रहे, हमने कहा भैया जब एक लेडी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, उसके एक हफ्ते के बीच में, मतलब जो भ्रूण होता है एक हफ्ते के बीच में हम क्या है, उस भ्रूण से वो स्टेम सेल्स निकाल लेते हैं। लेकिन कहानी ये है कि अगर आप उस भ्रूण से स्टेम सेल्स निकालते हैं तो पूरी संभावना है कि वो भ्रूण क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो क्या फ़ायदा, हम नहीं निकाल सकते ना। तो यही इसने कहानी कही है कि भ्रूणीय बीजपुटी को नष्ट किए बिना जो है मानव भ्रूणीय स्तंभ सेल प्राप्त की जा सकती है। अच्छा, इसने कहा कि की जा सकती है। देखिए इसने कहा की जा सकती है, मतलब ये हो सकता है कि ये भ्रूण, देखिए की तो जा सकती है, लेकिन क्या है कि इसमें पूरी तरह से खतरा भी होता है कि भ्रूण नष्ट भी हो जाए, ठीक है। तो इसने कहा स्तंभ कोशिका, लेकिन ये होती बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल आपने देखोगे ना स्टेम सेल्स बैंक भी आने लगे हैं कि जैसे किसी का बेबी
क्या बोलते हैं पैदा होता है, तो जो उसकी वो होती है क्या बोलते हैं नाल होती है ना, तो उसका जो ब्लड होता है ना उसको ये प्रिजर्व कर लेते हैं, बचा के रख लेते हैं अगले 90, मतलब डिपेंड करता है कि आपने कौन सा वाला वो लिया है, कितने हज़ार वाला लिया है, तो उस हिसाब से ये 25 साल के लिए, 75 साल के लिए, 90 साल के लिए उस ब्लड को अपने पास रख लेते हैं, यानी कि प्रिजर्व करके रख लेते हैं, ठीक है। और कभी आपको कोई ऐसी बीमारी होती है तो वो आपको वो वाले जो ब्लड है उसको आपको दे देते हैं, और क्या होता है मतलब किसी भी हॉस्पिटल को देंगे जहाँ पे भी आप अपना इलाज कराएं, तो वो उससे थोड़ा सा आपकी बीमारी उससे ठीक हो सकती है। आजकल ऐसा चल रहा है, ठीक है। तो हालांकि वो इलाज इतना महंगा है कि नॉर्मली कोई करवाए, आपको इंडिया में हो जाएगा तो नहीं, आपको यूएसए वैसे बार बार जाना होगा, इतना पैसा वैसे भी आपके पास होना चाहिए तभी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज ये बेकार है, ठीक है। इसमें लिखा है स्तंभ कोशिका वस्तुतः क्या है, अनंत काल तक स्वयं ही पात्र संजीवित हो सकती हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त भारतीय अनुसंधान केंद्र कुछ कोशिका रेखाओं का भी क्या है सृजन किया है, जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है, ठीक है। मतलब क्या होता है गाइस, यही कोशिका दूसरी नई कोशिका पैदा करती है, कोशिका मिल जाती है तो ऊतक बन जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। तो फिलहाल ये क्वेश्चन आया हुआ है आईएएस में, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है। तो गाइस लिखा है ये प्राणी में जो है जीवन भर स्वयं गुणन करती जाती है, मतलब क्या है ये क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा ना छिपकली है उसकी पूंछ कट जाती है तो वो दोबारा से उगने लगती है, तो वैसे ही कुछ है कि स्तंभ कोशिकाएं क्या कोशिकाएं खत्म होती है, हाँ नई कोशिकाएं अपने आप पैदा होती रहती है। ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत कर देती है, यानी कि जो आप सपोज आपको चोट लग गई, ठीक है, तो वहाँ पे जो ऊतक हैं टूट गए क्षतिग्रस्त हुए तो ये उसकी क्या कर देगी मरम्मत कर देगी, एकदम से सही हो जाएंगे, ठीक है, एकदम नहीं मतलब टाइम लेके ये वापस से सही हो जाएंगे। तो इसे कहा ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती है, मतलब इसने कहा एक कोशिका है ए, एक कोशिका है बी, एक कोशिका है सी, एक कोशिका है डी वाली जो है आपकी क्या है स्तंभ क्या है स्तंभ कोशिका यानी कि स्तंभ सेल है, ठीक है। अब जो ए वाली कोशिका है ना वो ए टाइप की कोशिका को बनाएगी, बी वाली जो है बी टाइप की बनाएगी, सी वाली जो है सी टाइप की बनाएगी, लेकिन जो ये स्टेम सेल होता है वो खतरनाक होता है गाइस, ये ए को भी बना सकता है, बी को भी और सी को भी बना सकता है, किसी भी टाइप को बना सकता है, यानी कि ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती है। तो ये है कहानी स्टेम सेल्स की। अब इसने कहा ये केवल जो है भ्रूण में पाई जाती है, नहीं वयस्कों में भी ये पाई जाती है। अब ऐसा संभव हो पाया है कि हमने भ्रूण से हटके हमने कहा ना जब बेबी पैदा होता है तो जो नाल होती है जो माँ और बच्चे को जोड़े होती है उसमें जो ब्लड होता है, जब आप उसे कट करते हो तो उसमें जो ब्लड निकलता है उसको भी आप सेव करके प्रिजर्व करके रख सकते हैं। स्तंभ कोशिका एक क्या है विभाजनशील कोशिका होती है और इसमें स्वयं विभाजन की प्रक्रिया होती है, ये विभाजित होकर विशिष्ट कोशिकाओं का निर्माण करती है और ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है। स्तंभ कोशिका शरीर के कई अंगों तथा ऊतकों में पाई जाती है। अच्छा इसने कहा स्तंभ, लेकिन देखिए स्टेम सेल्स सिर्फ वही है जब बच्चा पैदा होने वाला है या भ्रूणीय जो होती है वो, ठीक है। हालांकि अब हम कर चुके हैं अनुसंधान या हम कर चुके हैं कि जो है स्टेम सेल्स को अब हम बना भी सकते हैं, ठीक है। बाकी सेल्स की मतलब कोई और सेल लेके भी हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं स्टेम सेल्स में। तो गाइस ये वाली कहानी कुछ ऐसी है, ये वाला वही जो मैंने बताया था आपको। तो ये व्याख्या मैंने कहा था इतना कुछ ध्यान मत दीजिएगा, अगर आपको नहीं ध्यान देना है तो आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें लिखा है प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं, क्या बोलते हैं हम ए बोलते हैं एपोप्टोसिस बोलते हैं। तो व्याख्या देख लीजिएगा वही चीज़ है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है, तो इसमें क्या बोला हमने क्या पढ़ा था क्रेब्स चक्र पढ़ा था, ठीक है। ये RAS का क्वेश्चन राजस्थान। श्वसन तंत्र के अधिकतम एटीपी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, चाहे कुछ पता हो ना पता हो, तो वो होते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो अणु को उत्पन्न करने वाला जो पद है उसको हम बोलते हैं क्रेब्स चक्र, ठीक है। ये चक्र जो है कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है और इसकी जो खोज है वो हेम्स क्रेब्स ने करी है। क्रेब्स ने कब करी है, हेम्स क्रेब्स ने कब करी 1937 में की। तो गाइस देखिए यहाँ पे कहानी खत्म होती है इस वाले चैप्टर की। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है अनुवांशिकता। तो गाइस अगर आपको कुछ भी मेरे वीडियोस में पसंद आता है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करा करिए, एंड चैनल में और कुछ भी आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो अनुवांशिकता के साथ
आएगी। और दोस्तों कभी कभी क्या होता है ना, देखिए मैं वीडियो नहीं बना पाती, मेरा एक छोटा बेबी है, उस वजह से कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता, या देखो घर में हो जाता है, नहीं हो पाता, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरी वीडियोस नहीं आ पाती, नहीं तो मेरी कोशिश रहती है भले ही मैं 20-25 मिनट की बनाऊँ, कुछ तो बनाऊँ, लेकिन कभी कभी वो कुछ भी नहीं हो पाता, ठीक है। चलिए बस इतनी सी बात करनी थी, अब रखते हैं, चलते हैं। अब देखिए यहाँ से जाने के बाद भी बहुत सारे काम हैं, चलिए चलते हैं फिर।